दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हमारे पास है मीटियोर 350 और ये गाड़ी है सार्थक भाई की। स्वागत करते हैं सार्थक भाई आपका चैनल पर। थैंक यू। तो दोस्तों 2022 में ये गाड़ी जो है सार्थक भाई ने खरीदी थी और लगभग 13,000 किलोमीटर आप चला चुके हैं। यस। तो एक बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर होने वाला है यहाँ पर, जिसमें बताएंगे कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट क्या लगी है। बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट दोस्तों मेंटेनेंस पे लगा है, और ये भी बताएंगे कि लिमिटेशंस कहाँ पर आई है एक 350 सीसी इंजन को चलाने के बाद भी, और क्या आप अगर लेने वाले हो तो आपके लिए सही फैसला होगा 350 लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सार्थक भाई सबसे पहले जैसे कि आपने बताया 2022 में आपने गाड़ी ले ली थी। हाँ। उसके बाद आपने लॉन्ग टूर्स कितने करे हैं गाड़ी के साथ? मैं अभी नासिक में मेरा होम टाउन है, हम्म। तो मैं जनरली 250 किलोमीटर्स तो जाता ही हूँ। तो उतना ही मतलब 250 किलोमीटर्स मैंने मैक्स चलाया है एक इसमें। अच्छा, एक राइड में। 250 250 किलोमीटर जाते हो, फिर मतलब एक दो दिन बाद वापस आ जाते हो, हाँ। लेकिन एक ट्रिप में कहीं पर हॉल्टिंग वगैरह हो रही है या फिर डायरेक्टली चल रहे हैं? नहीं नहीं, हॉल्टिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं, रुका तो कभी 10-15 मिनट रुकता हूँ। वैसे कुछ दिक्कत मुझे आती नहीं है कि अब ब्रेक ले लेना चाहिए 100 किलोमीटर के बाद, कंफर्टेबल सीट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। 200 से 250 किलोमीटर आप इजीली जा सकते हो। अगर आपको आदत नहीं है तो शायद आपको 100-120 के बाद आपको थोड़ा अनईजी फील हो सकता है, पर अगर आपको थोड़ी आदत हो जाए गाड़ी के साथ तो फिर आपको नहीं कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। साथ में कैरी बैग वगैरह भी होते होंगे आपके, या फिर हाँ, हाँ। बैकपैक तो होता ही होगा? पीछे मैं एक बैकपैक यूज करता हूँ, मैं हम्म। सिंगल ही जाता हूँ, हम्म। पीछे बैकपैक लगा रहता है मेरा एक। ये चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि होम टाउन दूर है तो आपने एक बहुत बढ़िया सी, एक बड़ी सी गाड़ी, बड़े इंजन वाली गाड़ी लेने का सोचा था। Yes। लेकिन फिर आपने मिटियोर ही क्यों चुनी थी? वहां पर और भी ऑप्शंस आपके सामने थे। जब मैं बाइक लेने का प्लान कर रहा था तो मेरा बजट था लगभग 2 लाख से अंदर ही था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं इस बाइक को लेने वाला हूँ। मैं गया था शोरूम में देखने, तो मैंने एक हॉर्नेट 2.0 तब आई थी, हाँ। जो रेप्सोल लॉन्च होने वाली थी। एक मैंने MT-15 भी देखी थी और R15 भी मैंने देखी थी। पर मेरा बहुत हद तक ये डिसीजन हो गया था तीनों बाइक्स को देखने के बाद कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक के साथ नहीं जाना है। और फिर मैं एक बार देखने चले गया कि मुझे थंडरबर्ड जो है वो बहुत पहले से पसंद थी। जब मैं छोटा था तब 9-10 से मुझे थंडरबर्ड बहुत पसंद थी। तो मैंने एक बार देखा कि थंडरबर्ड देख के क्यों ना आए हम शोरूम में। पर मैं जब थंडरबर्ड देखने गया तब मुझे ये पता चला कि थंडरबर्ड अभी बंद हो चुकी है। तो तब मुझे पता चला कि मीटियोर उसके जगह पर आ चुकी है। और जैसे मैं बैठा मीटियोर के ऊपर, तब मेरा ये डिसीजन हो चुका था कि मुझे अब यही गाड़ी चाहिए अगर लेनी है तो, नहीं तो मैं सीधे शाइन के साथ जाऊंगा। शाइन वैसे मेरे पास है दोस्तों। तो सार्थक भाई जैसे कि आपने बताया कि रॉयल एनफील्ड 350 आपने क्यों ली मिटियोर, बट मैं समझता हूँ कि जब रॉयल एनफील्ड की तरफ कोई भी जाता है तो एक बहुत बड़ा रीजन उसका साउंड भी होता है, जो थंप मिलता है, डग 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 बुल्ट लेनी है वाला सीन जो होता है। सो इसका साउंड आपको कितना तक पसंद आया, और क्या आप भी वो मॉडिफिकेशन करवाना सोच रहे हो कभी? देखो यार, अभी BS6 के जब से इंजिन्स आ गए हैं रॉयल एनफील्ड में, तो थंपिंग इफेक्ट बहुत हद तक कम हो गया है। पर मैं वैसे भी साउंड फैन हूँ नहीं, तो इसलिए आप देख सकते हो मैंने बाहर से कोई भी साइलेंसर अभी तक नहीं लगाया है। पर ये जो साइलेंसर है इसमें भी बहुत अच्छा सूदिंग साउंड आता है, इरिटेट नहीं करता है, पिलियन को भी नहीं करेगा। आप भी अगर ज़्यादा देर चलाओगे आपको भी इरिटेट नहीं करता है, पर आपको ये भीड़ से अलग ज़रूर करवा देगा। और इसी के साथ साथ थर्ड गियर में अगर आप अच्छे से थ्रोटल दोगे तो बहुत ही प्यारा नॉइज आपको देखने को मिलता है इसकी तरफ से। सो मैंने जहां तक देखा है हमेशा दो प्रकार की जनता मिलती है, एक होती है रॉयल एनफील्ड वाली और एक होती है उसके अगेंस्ट। और जो अगेंस्ट वाली है ना, उनके साथ मेरे काफी उठना बैठना है, तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि भाई गाड़ी में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा, इवन ये भी लोगों का कहना होता है कि आप एक बार रॉयल एनफील्ड ले लो और आप मैकेनिक बन जाओगे अगले 6 महीने में। सो मुझे पहले तो वाइब्रेशंस पे बताओ और उसके बाद हम उस पे मैकेनिक वाली बात पे आते हैं। देखो यार, वाइब्रेशंस मुझे नहीं फील होते अनटिल एंड अनलेस आप थोड़ा 90 के ऊपर क्रॉस कर जाओ, जो कि आप तब उतने स्पीड पे होगे तो तब आपको वो फील नहीं होता है जनरली। पर अगर आप थोड़ा मतलब बोलो कि ट्रैफिक में चल रहे हो, वहां पर थोड़ा आपको थोड़ा अनईजी लग सकता है, वो भी स्टार्टिंग इनिशियल डेज में। एक बार आपको आदत हो गई तो इतना वाइब्रेशंस फील नहीं होता है, फिर 80 के ऊपर ही आपको जो है वो वाइब्रेशंस फील होंगे। हाँ, मिरर्स में बहुत तगड़ा वाइब्रेशंस में फील होता है। ये मिरर मैंने राइट साइड का नया डलवाया है ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल के बाद, जो कि वाइब्रेशंस की वजह से खराब हो गया था। तो ये दिक्कत मुझे लगती है 70-80 जैसे ही गाड़ी क्रॉस कर देती है, मिरर्स में बहुत तगड़ा वाइब्रेशंस इसमें देखने को मिलता है, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत खराब फील होता है। विजन में प्रॉब्लम नहीं आती, पीछे दिखता ही नहीं होगा? मेरी शाइन में होता है, ऑलमोस्ट नहीं दिखता है, मतलब 10 to 20% ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, पर क्या आ रहा है वो आपको नहीं दिखाई देगा अगर आप 80 to 100 के ऊपर जाते हो तो। सो अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं यार कि 6 महीने में तो मैकेनिक बन जाओगे आप, इतनी प्रॉब्लम देगी गाड़ी कि आपको लगे ले दे के वहां पर जाना होगा। बराबर। आपको कितना कुछ खर्चा आया और क्या प्रॉब्लम्स गाड़ी ने दी है पिछले 2.5-3 सालों में? देखो यार, अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो आपको शायद यकीन ना हो, पर मैं बिल्कुल 100% सही बोल रहा हूँ। 3 साल लगभग गाड़ी को होने में आ गए हैं और मैंने अभी तक 10 से 12 हज़ार के ऊपर इसमें कॉस्ट नहीं लगाया है। सब मिलाकर लगा लो, आप ऑयलिंग का लगा लो, आप बाहर की सर्विस भी इंक्लूड कर लो, पर मेरा 10 से 12 हज़ार के ऊपर अभी तक खर्चा नहीं गया है 3 सालों में। 3 सालों में तो आपको कोई पार्ट नहीं बदलने पड़े कभी भी? नहीं, एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जिसमें मैंने डिस्क बदली थी, जो कि 2,500 की थी। डिस्क बदलने के बाद भी आपको ज्यादा खर्चा बदलने के बाद भी अभी तक मेरा 12,000 के ऊपर नहीं गया है। अगर डिस्क का इंक्लूड करूँ जो 2,500 की आती है, तो 12,000 आप पकड़ सकते हो 3 सालों में।
ओके, आपके कोई ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज हुए? ब्रेक पैड्स 2 बार चेंज किए हैं मैंने, जो कि ऑलमोस्ट 450 रुपये के, 450 से 500 रुपये के आपको मिल जाएंगे। सो मुझे एक चीज़ बताओ कि ऐसा आप क्या कर रहे हो लोगों से अलग कि भाई आपको मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा नहीं लग रहा है? क्योंकि मैंने जनरली देखा है भाई, लोगों को ये लगता है कि मैं 6 महीने सर्विसिंग नहीं कराऊंगा, उसके बाद जाऊंगा और फिर मैं 3-4 हज़ार का बिल फटवा लेता हूँ। देखो यार, मुझे एज सच तो पता नहीं था, पर जब इसकी फर्स्ट सर्विसिंग होती है तब ये ऑयल बदलवाते हैं। तो फर्स्ट सर्विस पे जब मैंने ऑयल बदलवाया, उसके बाद मुझे बोला गया था कि थर्ड सर्विस पे डायरेक्टली ये चेंज होगा। और कितना खर्चा आता है ऑयल का? ऑयल का इसका 1150 आता है। ऑयल का सिर्फ? हाँ, 1.25 लीटर इसमें ऑयल डलता है, 1150 सिंथेटिक होता है। पर पहली 4 जो सर्विसेज होती है उसके टाइम सर्विस सेंटर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता। जो भी आप पार्ट्स डलवाते हो सिर्फ उसका कॉस्ट रहता है। ओके। कोई भी लेबर चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। अच्छा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। फर्स्ट में जब मैंने ऑयल चेंज करवाया, उसके बाद डायरेक्टली जो है मैंने 2 साल के बाद ऑयल चेंज करवाया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। शायद मैंने गाड़ी कम चलाई हो, पर फिर भी मैं 10,000 तब तक चला चुका था। पर मुझे सर्विस सेंटर वालों ने ही बोला कि अभी तक ऑयल खराब नहीं हुआ है, तो आप चला सकते हो। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको नॉर्मल कूलिंग मिलती है, आपको कोई रेडिएटर वगैरह अलग से नहीं लगा है। इवन हम दूसरी गाड़ियाँ देखें जो 220 सीसी हैं, 300 सीसी, उनमें रेडिएटर है। तो क्या कभी आपको हीटिंग इशू लगा, पैर के ऊपर ज़्यादा गर्मी लगी? जैसे अभी मैं डेली ट्रैवल करता हूँ, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का जो ट्रैवल होता है, उसमें आपको बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस आप आधे घंटे से ज़्यादा ट्रैफिक में खड़े हो गए हो। पर अगर आप 100 किलोमीटर चला लेते हो और उसके बाद आपको ट्रैफिक लग जाती है, फिर आपको हीटिंग इश्यूज जरूर फील होंगे। इधर नीज के थोड़े नीचे आपको हीटिंग फील होती है कि इंजन नहीं, गर्म हाँ, इंजन गर्म होता है। पर अगर आप वो आधे घंटे से ज़्यादा अगर ट्रैफिक में स्टक हो जाते हो तो ही आपको होगा। अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यूअस चल रही है तो फिर आपको बिल्कुल भी हीटिंग इश्यूज नहीं फील होंगे, या आपको आदत हो जाएगी। सो सार्थक भाई, 350 सीसी का इंजन है। पहली बात तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपने खरीदते समय दिया होगा। कितना रुपए आपने उस समय दिया था? ये एक फायरबॉल वर्जन है। तो फायरबॉल रेड का कॉस्ट मुझे आया था 2,42,000 जब मैंने मार्च 2022 में जब इसे खरीदा था। और मैंने जो एसेसरीज थी वो एक्स्ट्रा लगाई थी, तो उसके 10,000 लगे थे, जिसमें मैंने लेग गार्ड लगाया था, सम गार्ड लगाया था और बैकरेस्ट, ये तीनों चीजें लगाई थी, जिसका मुझे मिलाकर 9,000 के आसपास पड़ा था। तो आपको लगभग 250-252 के आसपास हाँ। पड़ी थी। और अभी इसका ऑन रोड प्राइस भी हम देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी सर्च करें तो 252 के आसपास ही आ रहा है। हालांकि अब जो थोड़े से अपग्रेड्स हो गए होंगे। सो क्या कुछ चीजें आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो इस गाड़ी के अंदर? मतलब नॉर्मल गाड़ी चल रही है, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको पसंद आए हैं नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले? नहीं, इसमें एज सच एडिशनल फीचर तो नहीं था। मुझे बहुत पहले लग रहा था कि इसमें एक ट्रिपर आता है जो यहाँ पर लगा होता है, जो जब मैंने गाड़ी ली थी तब उन्होंने ऑप्शनल कर दिया था। यानी कि जब अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने नहीं लगवाया था और तब वो अवेलेबल भी नहीं था। पर मुझे बाद में मैंने एक मोबाइल होल्डर लगा लिया जो हार्डली 150 से 200 रुपये में मिलता है, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी एज सच तो इसमें कुछ एडिशनल फीचर ऐसा कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ नहीं। तो आपने बोला ट्रिपर तब मिलता था, मतलब तब आपकी अभी गाड़ी में आपको पता नहीं चलता कितने किलोमीटर में कितना फ्यूल खा रही है? नहीं, अभी इसमें आपको इकोनॉमी नहीं दिखती है, आपको सिर्फ फ्यूल गेज दिखेगा और ट्रिप ए, ट्रिप बी और एक जो अपना टोटल ऑल ओवर किलोमीटर जो होते हैं, ये 3 आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी है। हाँ। तो आपको थोड़ा पता चलता है। हाँ। इसी से हम आ रहे हैं माइलेज की तरफ कि आपकी गाड़ी माइलेज कितना निकाल रही है? सिटी में अगर मैं चलाता हूँ तो इजीली 28 से 30 के बीच में माइलेज दे देती है। और जब मैं नासिक जाता हूँ, जब ऑलमोस्ट मैं 80 to 100 के बीच में अगर मैं चलाऊँ तो इजीली 35 तक ये दे देती है। पर अगर आप 100 से ऊपर निकलते हो तो फिर आप 35 के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, मैक्सिमम कितना जा रही है स्पीड में? मैक्सिमम मैं गया हूँ और मैंने बहुत लोगों को, जो मेरे दोस्त है, उनसे भी सुना है कि 125 पर गाड़ी लॉक हो जाती है, उसके ऊपर नहीं पुश कर सकते आप इसे। तो 125 मुझे लगता है कि मैक्सिमम ही जाती है। आप चला कर देखिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये 120 टच किया हूँ मैं भी, 120 के ऊपर थोड़ा निकल जाती है। मैं शायद स्लोप पे था तो इसलिए वो 125 के थोड़े ऊपर निकल गई थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो अगर हम गियर में लेकर गए इसे तो ये जा पाएगी। सो ऐसी कुछ टिप्स हैं आपके पास जो आप ये बता सको कि भाई अभी तक आपने 3 साल में 35 का माइलेज मेंटेन कर लिया है, 30 का माइलेज? क्योंकि मैं देखता हूँ हर बार कि लोग गाड़ी ले तो लेते हैं, 2 साल 3 साल में उनकी गाड़ियाँ ऐसी हो जाती है कि भाई अब माइलेज नहीं निकल रही। इवन मेरी शाइन को 6-7 साल हुए, मुझे नहीं पता वो 40 का भी माइलेज दे रही है कि नहीं। तो क्या चीज़ें हम ऐसी करते हैं जिससे माइलेज मिले? सरप्राइजिंगली मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना माइलेज ये गाड़ी देती है। स्टार्टिंग से 6-8 महीने में जब तक इंजन इसका घिस नहीं जाता है तब तक आपको नहीं मिलता है एवरेज, तब तक आपको थोड़ा 26-27 ही मिलेगा। पर जैसे मेरा गाड़ी को 1 साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे माइलेज जो है वो अच्छा मिलना शुरू हो चुका था। और मैं जनरली कुछ नहीं करता हूँ ज़्यादा, 3rd से 4th गियर में या 5th गियर में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ गाड़ी चलाना। हायर गियर्स में ज़्यादा चलाना प्रीफर करोगे तो आपको ज़रूर माइलेज मिलेगा। सार्थक भाई, अगली चीज़, जैसे कि ये गाड़ियाँ जो होती है, अब आपने एक बड़ी गाड़ी ली है, सुपर बाइक टाइप की चीज़ ले ली आपने भाई, जहाँ पर पैसा भी अच्छा खर्च किया और इंजन भी बहुत ज़्यादा दमदार है आपके पास। बट इन गाड़ियों में प्रॉब्लम से होती है कि आदमी को खुद तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। हाँ, बराबर है ना, बहुत सारी मेंटेनेंस की चीज़ें होती है। अगर आप हर बार ही सर्विस सेंटर जाओगे दिक्कत होगी। जैसे इसमें आप देखोगे तो चेन खुली हुई है, तो
हर बार सर्विस सेंटर नहीं जा सकता हूँ मैं, मुझे घर पे लूप करना आना चाहिए उसको। यस। तो आप ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो खुद मेंटेन कर रहे हो? मैं बाकी कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ आप क्लीनिंग का एक बार ध्यान रख सकते हो। महीने में 1 से 2 बार आप वॉश करवाइए गाड़ी को, और 1 से 2 बार जैसे आपका रन होगा उस हिसाब से आप ल्यूब कर सकते हो। मैं जनरली 250 से लेके तो 300 किलोमीटर के बीच में एक बार चेन को क्लीन और ल्यूब करता हूँ। क्या चीज़ इस्तेमाल करते हो इसके लिए? मोटूल का एक ये आता है जो लगभग 400 से 500 में क्लीनर और ल्यूब आपको मिल जाएगा। मुझे इजीली 8 से 10 महीना चल जाता है, ज़्यादा ल्यूब नहीं करना पड़ता है आपको। 2-3 बार आपकी चेन घूम गई, एक स्प्रे आपने दे दिया, काफ़ी होता है। या तो आप डायरेक्टली रॉयल इनफील्ड का भी, रॉयल इनफील्ड का थोड़ा महंगा आता है पर वो भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों से आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाते हैं। अभी तक आपके स्प्रॉकेट का काम नहीं आया है? नहीं, अभी तक मुझे चेन का कुछ भी काम नहीं आया है। और RSA वगैरह की क्या सीन है इनके? RSA मैंने 2 बार क्लेम किया था, जब मैं पहले ही साल में मैंने 2 बार क्लेम किया था। एक बार जो है वो मुझसे गलती से जो है वो ऑयल लग गया था डिस्क पे, तो उस केस में ब्रेक्स नहीं लग रहे थे, तो मुझे नहीं पता था, तो ऐसा भी होता है। तो उस केस में RSA मैंने क्लेम किया था। शाम को 6 बजे मैंने उनको कॉल किया, अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे RSA के लिए उन्होंने गाड़ी भिजवा दी थी। और सेकंड टाइम भी कुछ ऐसा इशू हुआ था, बैटरी का इशू हुआ था। बैटरी का एक्चुअली इशू नहीं हुआ था, वो यहाँ से कोई तो भी प्लग निकल गया था, तो उसके लिए भी गाड़ी जो है वो स्विच ही नहीं ले रही थी। तो उस केस में भी 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने गाड़ी अरेंज करवा के दे दी थी। और 1 साल के अंदर RSA अगर आप पे करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते, आपसे क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाता है, डायरेक्टली आपके घर से गाड़ी उठाई जाती है, सर्विस सेंटर पर लगाई जाती है, 0 रुपीज़ आपको कॉस्ट आती है। तो ये भी एक रॉयल एनफील्ड का एक अच्छा चीज़ है। बहुत अच्छा सर्विस सेंटर है। सार्थक भाई, एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि क्या कुछ गियर्स आपने गाड़ी, क्योंकि अभी सभी लोग जो है सुपर बाइक की तरफ रुक कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि चप्पल पहनकर गाड़ी चला रहे होते हैं, हेलमेट्स नहीं होते हैं, ग्लव्स नहीं होते हैं। आपने जब ये गाड़ी खरीदी तो आपने क्या कुछ गियर्स इसके साथ खरीदे, क्या कुछ चीज़ें लेकर आप चलते हो हमेशा? देखो, मुझे इसके साथ तो है जनरली मतलब हेलमेट आता है हर गाड़ी के साथ, तो मुझे भी हेलमेट मिला था। ये वो हेलमेट नहीं है, रॉयल इनफील्ड का डेडिकेटेड एक हेलमेट आता है। बट मैं समझता हूँ कि उसकी सेफ्टी उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, क्योंकि ग्लास नहीं होता, वो नॉर्मल सा होता है। एक्चुअली उसमें ये है कि उसमें ये नीचे का जो ये चिन गार्ड नहीं होता, चिन गार्ड नहीं है उसमें सिर्फ ऊपर से फ्लैप है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। डिजाइन का अपना अपना प्रेफरेंस होता है, किसी किसी को पसंद भी आ सकता है, तो इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। बाकी मैं ग्लोव्स यूज करता हूँ, बाकी और जैकेट तो आप देख सकते हो, वो तो आपको यूज करना ही चाहिए अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो तो। और ऑब्वियसली अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो फ्लिप फ्लैप्स या सैंडल्स वगैरह पहन के आप नहीं चला सकते। मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या होती है, क्योंकि इतनी वजनदार गाड़ी है, अगर आप बारिश के सीजन में इसको कहीं रुका देते हो और आपका पैर अगर स्लीप हो जाता है सैंडल में, तो आप नहीं झेल पाओगे। सबके बस की बात नहीं होती। गाड़ी पर आप जब बैठ जाते हो तो आपको बिल्कुल वजन नहीं फील होता, पर गाड़ी अगर एक साइड हो जाती है फिर ये आपको पता चल जाता है कि क्यों रॉयल इनफील्ड है। वजन तो हाँ, तो वो अगर आपको अवॉइड करना है तो ऑलवेज आप प्रिफर कर सकते हो कि शूज आप यूज करें। और इन केस ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि वैसे भी हम लोग खुली गाड़ी पर बैठे हुए, कार तो है नहीं, तो आप जब फिसलोगे तो सब कुछ स्क्रैच हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि, और ये सबसे अच्छी बात मैंने की थी कि मैंने लेग गार्ड पे, जो सबसे महंगा आता है, ये कुछ 4,500 का आता है। अच्छा। पर इसकी लाइफ टाइम वारंटी आती है कि ये ब्रेक नहीं होगा, तो ये आप जरूर बिठा लेना। जो भी आप ले रहे हो बाइक, आपके हिसाब से आप ले सकते हो, पर अच्छा लेना, क्योंकि ये बहुत काम में आता है। सार्थक भाई, एक और चीज आती है कि भाई रॉयल एनफील्ड को लोग जानते हैं कि टॉर्क के लिए है, लेकिन मुझे फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि यार क्या पिलियन को बिठा के अगर कोई तगड़ा पिलियन बैठ गया तो उसके बाद घाट सेक्शन पे गाड़ी पूरा कवर कर पाती है? बिल्कुल कर पाती है भाई। अगर आप सिंगल चलाते हो, मतलब सिंगल सीटर अगर आप चलाते हो, तो 3rd गियर पे भी गाड़ी घाट चढ़ जाती है इजीली, आपको सेकंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपके साथ पिलियन हो तो भी आप सेकंड में इजीली चढ़ जाओगे, आपको फर्स्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा टॉर्क आपको मिल जाता है घाट्स में। अगर आपने एक बार ये गाड़ी चला ली और फिर अगर आप दूसरी बाइक पर बैठोगे तो आपको ये गाड़ी ज़रूर याद आएगी। अच्छा, एक और चीज़ पूछनी है मुझे। ये तो घाट का सेक्शन, लेकिन जब हम उतर रहे हैं उस समय में ब्रेकिंग वगैरह कैसी है? ब्रेकिंग में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि रॉयल इनफील्ड और काम कर सकता है, क्योंकि जिसको आदत हो गई है वो इंजन ब्रेकिंग यूज़ करके इसे कंट्रोल कर लेगा। पर अगर कोई नया राइडर है, उसको अगर इमीडिएट ब्रेकिंग की अगर आदत है, तो उस केस में मुझे लगता है कि ये थोड़ी पीछे पड़ जाती है, क्योंकि ब्रेकिंग इसकी इतनी इमीडिएट नहीं है। आपको दोनों ब्रेक्स हमेशा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली इसमें ड्यूअल चैनल ABS है, पर फिर भी आपको दोनों ब्रेकिंग यूज़ करनी ही पड़ेगी अगर आपको ब्रेकिंग जो है वो एफिशिएंट चाहिए। तो सिंगल ब्रेक पे गाड़ी जल्दी कंट्रोल में नहीं आती है। अच्छा, अब इसकी बात कर ही रहे हैं तो हम ये भी जान लेते हैं कि भाई 3 साल में क्या परेशानी है, लिमिटेशंस क्या क्या है गाड़ी की, ब्रेकिंग के अलावा भी कहाँ परेशानी है? आपने अभी तक बोल तो दिया अच्छी लग रही है, बिल्कुल अपनी गाड़ी सबको प्यार होता है, पर कहाँ दिक्कत है? हाँ, एक जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगी थी कि जो इनका बैकरेस्ट आता है, तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये मैंने एक आफ्टर मार्केट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया है इसमें, जिससे ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। पर अगर कंपनी के साथ जो अगर आप बैकरेस्ट, ये कंपनी का ही है, पर उस केस में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, तो पिलियन को थोड़ा डिस्कम्फर्ट यहाँ पर फील होता है। तो इसके लिए मैंने प्रीफर किया है कि मैं थोड़ा ये इसे एडजस्ट कर लूँ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मुझे एक माइनस पॉइंट लगता है। दूसरा, ब्रेक्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। और तीसरा जो मुझे सबसे
ज़्यादा दिक्कत ये लगती है कि इसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट की जो लाइट है, अगर बाकी कहीं पे अंधेरा टोटल है तो ही आपको हेडलाइट की जो लाइट है वो दिखाई देगी। अगर आपके आजू बाजू गाड़ियाँ चल रही है तो आपका जो लाइट है वो इनसफिशिएंट लगता है मुझे। तो आफ्टर मार्केट फिलहाल तो मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं करवाया है, पर मैं प्लान कर रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट में लाइट्स इसमें लगाऊं, क्योंकि मुझे सफिशिएंट नहीं लगती है इसकी हेडलाइट्स। तो दोस्तों सार्थक भाई हमें मिले थे पुणे के अंदर, जहां पर मैंने इनसे पूछा और ये गाड़ी का रिव्यू बना रहे हैं और बहुत अच्छा इंसाइट मैं आपके साथ लेकर आया हूं मुझे लगता है। सो अगर आप भी अपने गाड़ी के बारे में रिव्यू देना चाहते हो, आप भी लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको अप्रोच कर लूंगा और हम लोग एक अच्छा वीडियो बना सकते हैं। सार्थक भाई थैंक यू सो मच कि आपने अपनी गाड़ी के बारे में हमसे ये सारी चीज़ें बताई। और दोस्तों साथ ही अगर आपको जावा 42 के साथ इसका कंपैरिजन देखना है तो थोड़े दिनों में जल्दी बनने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।